हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में बात की थी, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, थोड़ा-सा आपको उसके बारे में पहले रिवाइज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में जो-जो आपके जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, मूल्य सूचकांक, ये सारे जो भी आपके वर्ड उसमें यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में बात की। दूसरी क्लास में हमने उनसे जुड़े हुए डाटा के बारे में पढ़ा कि हमारे प्रीवियस ईयर 22-23 में जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें क्या जीएसडीपी रही और उससे प्रीवियस ईयर यानी कि 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि इन सब चीज़ों में देखी गई। आज उन्हीं सब डाटा के साथ दोबारा मैं आपके सामने एक तीसरी क्लास लेकर आई हूँ और जैसा मैं स्टूडेंट आपको शुरू से ही कह रही हूँ पहली क्लास से कि ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको 1-2 क्लासेस से नहीं समझ में आएगा, तो आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस को पहले देखना होगा। अगर आप आज से ही इस क्लास को जॉइन कर रहे हैं, तो आज अगर आप देख रहे हो हम चैप्टर 3 करने वाले हैं अपने आर्थिक सर्वेक्षण का। इसका मतलब है पहले मेरे द्वारा आपको 2 चैप्टर कराए जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज से इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करना होगा, क्योंकि चैप्टर 1 में पहले इन सब डाटा से जुड़ी हुई चीज़ों को, शब्दावली को समझाया गया है और चैप्टर 2 में उनसे जुड़े हुए डाटा को बताया गया है। तो आपको उन दोनों चैप्टर के बारे में पढ़कर ही चैप्टर 3 समझ में आएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो आज इस क्लास को देख रहे हैं पहली बार, कि आप पहले चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ें। और जो स्टूडेंट लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनके लिए मैं चैप्टर 3 लेकर आई हूँ आज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसकी पहला पार्ट जो है आपका, देखिए स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि ये तो हम चैप्टर 2 में भी यही चीज़ कर रहे थे। तो अगर जो स्टूडेंट जुड़े हुए थे पहले से, उनको पता हो, हम जब इस तालिका को कर रहे थे, इस टेबल को कर रहे थे, तो हमने अपनी इस टेबल में यहाँ तक के डाटा को, यहाँ तक का मतलब मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। हमने भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की थी, राजस्थान और भारत के रिस्पेक्ट में, जनसंख्या की बात की थी, वृद्धि दर की बात हो गई थी, जनसंख्या घनत्व, शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है हमारी कुल जनसंख्या में, इसके बारे में बात हो गई थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, साक्षरता दर और उसमें भी पुरुषों की अलग और महिलाओं की अलग हमने बात की थी, और कार्य सहभागिता दर, यानी कि एक जनसंख्या में कितने लोग हैं, कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उनका क्या प्रतिशत है, ये आदि बातें हमने इसमें कर ली थी। अब मैं आपके सामने जो अलग डाटा आज आपको बताने वाली हूँ इस स्लाइड में, इस तालिका में, वो है आपके सामने ये कुछ आंकड़े हमारे सामने। ये क्या बताते हैं? ये आपको बताएँगे राजस्थान में और भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, और एंड में आपकी जीवन के समय, जन्म के समय जो आपकी जीवन प्रत्याशा होती है यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं कहूँ, उससे जुड़ा हुआ जो आपका राजस्थान और भारत का डाटा है, आज उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बताया गया आपके इसमें जन्म दर के बारे में। देखिए जन्म दर, बर्थ रेट, जैसा कि हम जानते हैं, जन्म दर को जो दिखाया जाता है वो प्रति हज़ार के आंकड़े में दिखाया जाता है। यहाँ पर इस आंकड़े को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक और चीज़ उससे पहले बात करते हैं, हमने जो पिछली क्लास में जितने भी डाटा, जितने भी इस टेबल में से आंकड़े पढ़े थे, वो सभी आपके 2011 के आधार पे लिए गए थे, जो हमने बात की है अपनी लास्ट क्लास में। आज जो अभी हम ये सारे डाटा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर और बाकी सब डाटा के बारे में बात करेंगे, ये आपके 2020 के आधार पर, यानी कि ये नए आंकड़े होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। ये 2011 या पुराने डाटा के आधार पर नहीं दिया जाता। चलिए जन्म दर के बारे में बात कर रहे थे। जन्म दर की अगर मैं बात करूं, ये आपकी बताई जाती है प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। यानी कि अगर आंकड़े पर जाएं इसके, जब राजस्थान की बात करते हैं, तो ये जो आंकड़ा आपका है ये है 23.5। 23.5 का मतलब है अगर प्रति हजार देखा जाए, प्रति हजार देखा जाए तो 23.5 जो बच्चे हैं उनका जन्म होता है जब एक साल में राजस्थान की बात की जाती है प्रति हजार, 1000 में 23.5। और यही आंकड़ा जब भारत के संदर्भ में देखा जाता है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो ये आंकड़ा आपका हो जाता है 19.5। यानी कि जब हमने राजस्थान के लिए बात की, बर्थ रेट की, जन्म दर की, तो ये आंकड़ा आपका था 23.5, और जब राजस्थान के रिस्पेक्ट में हमने बात की
जैसे कि मैं कह रही थी, राजस्थान के लिए जब हमने बात की जन्म दर की तो ये आंकड़ा रहा 23.5, और जब भारत के लिए बात की तो ये आंकड़ा रहा 19.5। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बर्थ रेट या जन्म दर जो निकाली जाती है प्रति हजार जनसंख्या के लिए निकाली जाती है, यानी कि 1000 में कितने बच्चों का जन्म होता है जब 1 साल के आंकड़े की बात की जाती है। तो ये आपका राजस्थान में ज़्यादा है, जो पता ही चल रहा है आंकड़े से 23.5 है, और भारत में कंपेयर टू राजस्थान कम है, बहुत कम नहीं कहेंगे, कंपेयर टू राजस्थान कम है। दूसरा जो हमारा डाटा है वो बताता है मृत्यु दर के बारे में, डेथ रेट। डेथ रेट जैसे जन्म दर के लिए कहा प्रति हजार में देखी जाती है, इसी तरीके से जो डेथ रेट होती है मृत्यु दर आपकी, उसका भी आंकड़ा 2020 के आधार पर दिया गया है, वो भी प्रति हजार जनसंख्या ही देखी जाती है। मतलब 1000 जनसंख्या में कितने बच्चों या कितने लोगों की डेथ होती है, जब उसके आंकड़े को देखें हम, तो राजस्थान में ये आंकड़ा आपका है 5.6। 5.6 जब राजस्थान के आंकड़े की बात की जाती है। जब पूरे भारत के लिए इस आंकड़े की बात की जाती है तो ये आपका जो आंकड़ा है ये है 6। रिपीट कर रही हूं, जब डेथ रेट की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान में जो प्रति हजार जनसंख्या में डेथ रेट पाई गई है वो 5.6 है। भारत के लिए जब ये डेथ रेट देखी गई तो ये प्रति हजार में 6 पाई गई है। अगला आंकड़ा आपका है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर, आप यहाँ दो चीजें पढ़ रहे हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, मृत्यु दर में ओवरऑल बेसिस पर 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की डेथ हुई उसका आंकड़ा दिया जाता है। जब शिशु मृत्यु दर की बात की जाती है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें हम बात करते हैं जन्म के बाद 1 साल के अंदर अंदर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, जन्म के बाद से 0 से लेकर 1 ईयर्स तक जितने बच्चों की डेथ हो जाती है वो आपकी शिशु मृत्यु दर कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब उसके आंकड़े पर चलते हैं, प्रति हजार जीवित जन्म जैसे इसमें कहा है। ये देखिए, जीवित जन्म जो वर्ड कहा गया इसको ध्यान रखिएगा। कई बार हमें पता है बर्थ होने के बाद बच्चों की इमीडिएट डेथ हो जाती है, उसको इसमें नहीं कंसीडर किया जाता। जीवित जन्म का मतलब है जब जीवित एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से लेकर 1 साल तक की उम्र तक उन जिन बच्चों की डेथ होती है उनको हम इस शिशु मृत्यु दर के आंकड़े में इंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं अपने आंकड़े पर, यह भी प्रति हजार दिखाया जाता है कि 1000, अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है, उस 1000 में से मृत्यु कितने बच्चों की होती है 0 से 1 ईयर की अगर हम बात करें। तो ये जो आंकड़ा राजस्थान के लिए दिया गया है ये 32 है, 32। और जब यही आंकड़ा भारत के लिए बात की गई तो ये आंकड़ा आपका दिया गया है 28। रिपीट कर रही हूं, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति हजार जीवित बच्चों में देखा जाता है ये, उसमें राजस्थान का जो आंकड़ा है 32 है, भारत की अगर बात करें तो यही आंकड़ा 28 है। मातृ मृत्यु अनुपात, इसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। इसका मतलब है ये रेट हमें क्या बताती है? सबसे पहली बात तो इसके आंकड़े को ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, ये 18 से 20 का डाटा है हमारे पास, 18 से 20 के आंकड़ों के अनुसार। और ये जो आंकड़ा निकाला जाता है, आज जो हमने ये 3 अभी तक पढ़ी है डाटा, इसमें हमने पढ़ा प्रति हजार, 1000 पे निकाला जाता है। ये जो आप मातृ मृत्यु दर देख रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये आंकड़ा निकाला जाता है आपका प्रति लाख जीवित जन्म पे, प्रति लाख, यानी कि 1 लाख के आधार पर हम ये निकालते हैं कितनी माताएं। अब मातृ मृत्यु दर है क्या? मातृ मृत्यु दर दिखाती है कितनी माताओं की जन्म के बाद डेथ हो जाती है। तो वो आंकड़ा जो दिखाया गया है राजस्थान की जब बात की जाएगी तो वो आंकड़ा आपका है 113 प्रति लाख जीवित जन्म में जो मातृ डेथ होती है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, राजस्थान में उस आंकड़े को दिया गया है 113। पूरे भारत के लिए जब इस आंकड़े की बात की जाएगी तो ये आंकड़ा आपका है 97। रिपीट कर रही हूं, मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR कहा जाता है। ये सबसे पहली बात तो ये प्रति लाख निकाला जाता है, बाकी सारे जो भी आपके डाटा हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब प्रति हजार में निकाले जाते हैं। चलते हैं अपने वापस अपने डाटा पर। मातृ मृत्यु अनुपात जो निकाला जाता है प्रति लाख, और इस आंकड़े की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में ये आंकड़ा है 113। पूरे भारत के लिए जब इस आंकड़े की बात की जाएगी तो वो आंकड़ा पाया गया 97। यहाँ भी आप देख सकते हैं मृत्यु दर की अगर बात की जाएगी राजस्थान के रिस्पेक्ट में अगर बात करें और पूरे भारत के लिए, राजस्थान में वो ज्यादा है मातृ मृत्यु दर।
वही आंकड़ा हमने शिशु मृत्यु दर में भी पाया कि वो 32 पाया गया प्रति 1000 जीवित जन्म में, और पूरे भारत के लिए वो आंकड़ा 28 ही पाया गया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में ये आंकड़े ज़्यादा ही चल रहे हैं। हम इस तरीके से भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। लास्ट जो इस स्लाइड में आपको टेबल में दिख रहा है, लास्ट पॉइंट, वो है आपकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे कहा जाता है इंग्लिश में। ये क्या है? ये होती है ऑन एन एवरेज एक पर्सन की कितनी लाइफ मानी जाती है, कि वो कितनी ईयर तक जीवित रह सकता है, उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। हम आंकड़ों के आधार पर जाएं तो यहाँ पर 16 से 20 के आधार पर दिया गया है। ये प्रति ईयर के हिसाब से नहीं निकाला गया है, ये 16 to 20 के आधार पर दिया जा रहा है आपके सामने। तो जब बात करें आपकी, मैं इसको आपको ठीक कर देती हूँ। ठीक है, अब आपके सामने क्लियर होगा कि डाटा में क्या दिया गया है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो हमने बात कर रहे थे अभी, राजस्थान की जब बात की जाएगी तो राजस्थान में जो ये जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई गई है, ये पाई गई है 69.4 ईयर। दैट मीन्स ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन 69 ईयर्स तक, 69 वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद रखता है, प्रत्याशा रखता है। और यही डाटा जब भारत के लिए पाया गया तो ये 70 वर्ष पाया गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान और भारत के आंकड़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया। राजस्थान में जो जीवन प्रत्याशा पाई गई है वो आपकी है 69.4, 69.4, और जब यही बात हम पूरे भारत के लिए कर रहे हैं तो वो पाया गया है 70। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए रिपीट करते हैं आज जो हमने सबसे पहले इस स्लाइड में जिन जिन डाटा के बारे में, मैं इस स्लाइड में आपको सारे डाटा के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जैसे मैंने क्लास शुरू होते ही कहा था आपको सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, तो ये चैप्टर 2 में इस टेबल के बारे में बात की गई थी, आप उसको देखिएगा जो आज ही जुड़े हैं स्टूडेंट। हम बात करते हैं आज जिस चीज़ के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने जन्म दर के बारे में बात की। बर्थ रेट प्रति हज़ार निकाला जाता है, प्रति हज़ार जनसंख्या में। जब राजस्थान और भारत के लिए इसकी तुलना की, राजस्थान में ये बर्थ रेट पाई गई 23.5, भारत में पाई गई 19.5। मृत्यु दर की बात करें, डेथ रेट, ये भी प्रति हज़ार निकाली जाती है। ये राजस्थान में पाई गई है 5.6, पूरे भारत में पाई गई है 6। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, ये भी प्रति हज़ार जीवित जन्म ही निकाली जाती है। राजस्थान में ये पाई गई है 32, पूरे भारत के लिए 28। मातृ मृत्यु अनुपात देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको कहा जाता है MMR, मैं यहाँ पर आपका मेंशन कर देती हूँ। शिशु मृत्यु दर जब मैं कह रही हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने आता है। IMR क्या है, MMR क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। शिशु मृत्यु दर की जब बात कर रहे हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मातृ मृत्यु दर की जब बात कर रहे हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये मैटरनल के बारे में जैसे मैंने कहा ये प्रति लाख पे निकाली जाती है। प्रति लाख पे ये मैटरनल राजस्थान में पाई गई है 113 MMR। पूरे भारत के लिए अगर बात करें तो ये पाई गई है 97। लास्ट में इसमें जीवन प्रत्याशा दी गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कितनी रखते हैं। राजस्थान में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई गई है 69.4 वर्ष, और पूरे भारत के लिए पाई गई है 70 वर्ष। तो ये आपकी पहली स्लाइड में इतना डाटा जो हमने आज पढ़ा है ये वो है आपके सामने। बाकी इन सब बात ऊपर वाले डाटा के बारे में हम अध्याय 2 में चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। याद करने का देखिए तरीका इसमें इतना ही है, जब राजस्थान और भारत की आप तुलना देख रहे हैं सारे डाटा राजस्थान में ज़्यादा ही पाए गए हैं। चाहे हम जन्म दर की बात करें, मृत्यु दर में सिर्फ इतना है कि डिफरेंस है थोड़ा सा, 5.6 राजस्थान में है तो भारत में 6 पाया गया है, वरना बाकी सभी डाटा जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें 32, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें 113। अब देखिए बात करते हैं, टेबल इतनी सारी है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे डाटा हैं जो हमारे लिए इस टेबल में से हो गए हैं याद करने के लिए। पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आज जो हमने ये वाला डाटा किया है इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बन जाती हैं वो ये दो बन जाती हैं, IMR और MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मातृ मृत्यु दर। इनके बारे में सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी पाई गई है तो वो आपको ध्यान रखनी है 32, पूरे भारत के लिए पूछी जाए इस आधार पर तो 28 है। सीधा सीधा क्वेश्चन MMR का भी पूछा जाता है, मातृ मृत्यु दर कितनी पाई गई है तो वो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में है 113 और पूरे भारत के लिए 97। तो ये दो चीज़ें इस स्लाइड के आधार पर आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगर आपको ध्यान हो, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं, कि जब हमने चैप्टर 1 के अंदर हम शब्दावली कर रहे थे, हमने मूल्य सूचकांक पढ़ा था, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। पीआई के बारे में बात कर रही हूँ, और प्राइस इंडेक्स में भी मैंने आपको दो बातें बताई थी कि दो तरीके से बताया जाता है, निकाला जाता है। अगर बात करें इन रिस्पेक्ट, तो ये आपका निकाला जाता है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, दूसरा आपका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। अब जो आपके सामने डाटा है वो आप देख रहे हैं, दोनों ही आधार पर दिया गया है, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बताया गया है, फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है उसको आपके सामने रखा गया है। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। पहले थोक मूल्य सूचकांक जब निकाला जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जिसको कहा जाता है, जब हम थोक मूल्य के आधार पर, जैसे कोई एक सामान हम बल्क में लेकर आते हैं, थोक विक्रेता से लेकर आते हैं, उसका मूल्य अलग होता है। जब हम छोटी छोटी चीजें लेकर आते हैं उपभोक्ता के आधार पर, छोटी छोटी शॉप से, तो उसके आधार पर जो मूल्य सूचकांक होता है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। हमारे यहाँ पर दोनों से रिलेटेड ही डाटा दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, जब थोक मूल्य सूचकांक की जाएगी, तो राज्य राज्य का, यानी कि राजस्थान के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, राजस्थान को जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक है, देखिए इसमें सूचकांक तो आपको पढ़ना ही है, उससे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो होता है इसका आधार वर्ष। आधार वर्ष की हमने बात की थी, स्थिर कीमतों की जब बात की थी तब हमने आधार वर्ष के बारे में पढ़ा था कि जिस वर्ष में कीमतों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है उसको बेस ईयर, आधार वर्ष मान लिया जाता है। यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि राजस्थान के रिस्पेक्ट में जब थोक मूल्य सूचकांक निकाला गया है, तो उसका जो आधार वर्ष है 1999 से 2000, उसको 100 के बराबर रखा गया। इसका मतलब ये है 100 के बराबर रखने का कि 99 से 2000 वाला जो हमारा ईयर था उसको आधार वर्ष माना गया है। तो आपको डाटा इसका जरूर याद रखना है। उससे ज्यादा जो चीजें ध्यान रखनी है वो है इसका आधार वर्ष। तो राजस्थान का जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, उसका जो आपका आधार वर्ष है 99 से 2000, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं डाटा पे अपने। सबसे पहले इसमें बताया गया 2021 में कितना था आपका ये WPI थोक मूल्य सूचकांक, 363.23, 363.23। जब 2022, आप देखिए नवंबर 2022 तक की इसमें बात की गई है। जो आपका डाटा होता है उसमें बहुत सारी जगह आप पाएंगे कि डाटा जो निकाला जाता है दिसंबर तक का होता है, सितंबर तक की काउंटिंग की जाती है, तो वहां उस चीज को मेंशन कर दिया जाता है कि हमने ये जो डाटा निकाला है कब तक के टाइम पीरियड के आधार पर निकाला है। तो यहाँ पर आपका जो ये WPI दिया गया है थोक मूल्य सूचकांक, ये नवंबर 2022 तक का डाटा है जो आपके सामने है, और ये डाटा आपका है 385.45। हम देख ही रहे हैं वृद्धि हुई है। 2021 में ये फिगर थी 363 के अराउंड, 22 में ये फिगर पाई गई है 385। तो अगर वृद्धि की बात करूं तो इसमें वृद्धि पाई गई है 6.12, 6.12%। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो आपके सामने है 99 से 2000, 1999 से 2000, और ध्यान रखनी है इसमें हुई वृद्धि के बारे में। थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में जो वृद्धि पाई गई है वो पाई गई है 6.12% की वृद्धि। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जहां पर हम छोटे छोटे उपभोक्ताओं के आधार पर जो मूल्य निकाला जाता है उसकी गणना करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सबका डाटा नहीं दिया गया, क्या चीज दी गई है नवंबर 2022 के लिए। यहाँ पर भी वही सेम बात रिपीट हो रही है, जैसे थोक मूल्य सूचकांक नवंबर तक का डाटा था आपके पास, यहाँ पर भी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो नवंबर 2022 के लिए ही दिया गया है। और ये क्या बात की गई है, आप देख रहे हैं औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है वो अलग अलग आधारों पर निकाला जाता है, जिसमें से आपका जो आधार वर्ष यहाँ पर दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका आधार वर्ष इंपॉर्टेंट है औद्योगिक श्रमिकों वाला, इंडस्ट्रियल लेबर बोला जाता है इसको, इंडस्ट्रियल वर्कर कहा जाता है शॉर्ट में। कई बार आप इसको पाएंगे लिखा हुआ इंग्लिश में CPI-IW। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
यानी कि आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और जो ये औद्योगिक श्रमिक है उसके लिए वर्ड यूज किया गया इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये अलग अलग आधारों पर निकाला जाता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा औद्योगिक श्रमिकों वाला है। और जैसे हमने वहां पर थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष को याद किया था 99 से 2000, यहाँ पर जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें जो औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष है यानी कि वर्ष 2016 2016, उसके आगे आप देख रहे हैं 100 लिखा है। 100 का मतलब ही अपने आप में होता है कि उसको आधार वर्ष, उसको बेस ईयर मान के चले हैं हम। तो यहाँ पर दो बातें अभी तक पहले आपको ध्यान रखनी है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 99 से 2000, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसके अंदर भी औद्योगिक श्रमिक वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि CPI-IW, उसका जो आधार वर्ष है आपका वो आपका 2016 है, 2016। चलिए दो बातें तो हमने बात की आधार वर्षों के बारे में। अभी नीचे इसमें किस चीज का डाटा दिया गया है, कैसे इसमें सारी जगह के नाम मेंशन किए गए हैं, देखिए ये क्या है। जब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो राजस्थान में क्या है, कुछ जगहों के बेस पर, उनके आधार पर आपका ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्योंकि उपभोक्ता हर जगह होते हैं आपके, हर जिले में हर जगह आपको हर पाए जाएंगे उपभोक्ता। तो ये जो उपभोक्ता निकाले जाते हैं या जो उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक निकाला जाता है ये कुछ जिलों के बेसिस पर, उनके आधार पर निकाला जाता है। राजस्थान के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 3 केंद्रों को, 3 जगहों को सेंटर बनाया गया है, और ये 3 जगह आपकी है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अब देखिए फर्क क्या आया है इसमें से, इन 3 जगहों में से जो आपके भीलवाड़ा और जयपुर है ये पिछले वर्ष के भी डाटा में दिया गया था। पिछले वर्ष का भी जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया था उसमें भी जो 3 केंद्र बनाए गए थे उन 3 केंद्रों में से 2 आपके भीलवाड़ा और जयपुर ही थे। बदलाव क्या आया है, चेंज क्या आया है, चेंज आया आपका अलवर का। इस साल के डाटा में अलवर को लिया गया है, जबकि पिछले साल के डाटा में, पिछले साल का जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया था आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर उसमें अजमेर को लिया गया था। तो पिछले साल अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर के आधार पर आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताया गया था। इस वर्ष का जो आपका डाटा आया है उसमें अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर को केंद्र बनाया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए। तो पहली चीज तो आपको बदलाव ध्यान रखना है, पहले अजमेर था पिछले वर्ष के लिए, इस वर्ष के लिए हमने अलवर को लिया है। प्रतिशत की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक कितना कितना निकाला गया है, तो ये आपकी जो वृद्धि देखी गई है अलवर में 4.38% की। जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए पहले ये है कि किसको केंद्र बनाया गया, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। फिर प्रतिशत की बात कर लेते हैं, अलवर में 4.38, भीलवाड़ा में 6.92, जयपुर में 6.04, और जब पूरे भारत के लेवल की बात की जाएगी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तो ये वृद्धि देखी गई है 5.66। अलवर में 4.38% की वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, भीलवाड़ा में 6.92 की और जयपुर में 6.04 की, और पूरे भारत के लेवल पर यह वृद्धि देखी गई है 5.66% की। चलिए स्लाइड में आपको, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ फिर से रिपीट करती हूँ, याद रखने वाली चीज पहले सूचकांक है, आधार वर्ष है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 99 से 2000, फिर उसमें हुई वृद्धि 6.12%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, उसका जो आधार वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ध्यान रखना है आपको, 2016 है आधार वर्ष आपका। 3 केंद्र लिए गए हैं आपके अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जिसमें अलवर को इस वर्ष इंक्लूड किया गया है, पहले आपका अजमेर था। इसमें इनमें कितनी वृद्धि हुई है वो दी गई है, और पूरे भारत के लेवल पर यह वृद्धि है 5.66%। अब देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट डाटा के ऊपर जो जुड़ा हुआ है आपके बैंकिंग और वित्त सेक्टर से। बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें, इसमें भी आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखिए डाटा आपके सामने है। क्या ध्यान रखनी है कि सितंबर 2022 के अनुसार, जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी पहले, डाटा जब तक का दिया होता है वो मेंशन कर दिया जाता है। हालांकि हम आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से 31 मार्च का कर रहे हैं, पर डाटा जब कलेक्ट किया गया वो फिगर आपके सामने होगी। तो सितंबर 2022 के अनुसार अगर देखा जाए, राजस्थान में, राज्य में जो कुल बैंकों की संख्या पाई गई 7987, ये आपके कुल बैंक हैं जो पाए गए। इन कुल बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी हैं, ग्रामीण बैंक हैं,
प्राइवेट सेक्टर के, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और भुगतान बैंक जो आपके पेमेंट वाले होते हैं, पेटीएम बैंक, ये सब आप यूज़ कर ही रहे हैं आजकल, भुगतान बैंक। इन सभी का टोटल आपका 7987 है। अब बात वही आती है कितना डाटा पढ़ें, क्या चीज़ याद रखने वाली है? देखिए, एक तो आपको कुल बैंकों की संख्या पता होनी चाहिए राजस्थान में, जो कि 7987 है, और इसमें से भी विदेशी बैंक कितने हैं? फॉरेन बैंक्स की अगर बात करें तो वो 9 है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हमें विदेशी बैंकों की जो संख्या है उसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बैंकिंग और वित्त के अंदर जो अगली चीज हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है जमा राशियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर से डाटा सितंबर 22 का ही दिया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो जमा राशियों में जितनी डिपॉजिट्स होती हैं बैंकों के अंदर, उसमें जो वृद्धि हुई है 12.51% की वृद्धि हुई है। अगर बात करें पूरे भारत के लेवल पर तो ये वृद्धि जो देखी गई है वो सिर्फ 9.78%। रिपीट कर रही हूँ डाटा। राजस्थान के लिए जब जमा राशियों में परिवर्तन की बात की गई, वृद्धि की बात की गई, वो पाया गया 12.51%। पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्थान में 12.51% ज्यादा डिपॉजिट्स किए गए हैं। जब यही फिगर पूरे भारत के लिए देखा गया तो उनकी जमा राशियों में जो परिवर्तन आया है वो आया है 9.78% का। मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान में ज्यादा डिपॉजिट्स में वृद्धि हुई है, जो इस डाटा से हमें पता चल रहा है। अगली बात करेंगे हम कृषि से संबंधित गतिविधियां या फिर सिंचाई के बारे में। देखिए, कृषि के बारे में बात की जा रही है, सिंचाई के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली बात वर्षा के बारे में की जाएगी, जो सिंचाई से जुड़ी हुई है पूरे तरीके से। राजस्थान को एक कृषि का ही राज्य कहा जाता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है आपका इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वर्षा का भी रहता है। तो राजस्थान में अगर 1 जून से 30 सितंबर का डाटा लिया जाए, 1 जून से लेकर 30 सितंबर, 1 जून से 30 सितंबर का अगर डाटा लेते हैं, तो जो वास्तविक वर्षा हुई है, मतलब एक्चुअली में जो वर्षा पाई गई इस जून से सितंबर के टाइम पीरियड के दौरान, वो पाई गई 594.20 मिलीमीटर, 594.20 मिलीमीटर वर्षा पाई गई, जो हुई है एक्चुअली वास्तविक में 1 जून से 30 सितंबर तक। जबकि सामान्य वर्षा का जो स्तर होना चाहिए, जो जो कहा गया था कि इतनी एक वर्षा को नॉर्मल रेन माना जाता है, नॉर्मल सामान्य वर्षा माना जाता है, वो फिगर थी आपकी 430.80 सामान्य वर्षा। तो ये हमें दिख ही रहा है कि जो वास्तविक वर्षा हुई है वो ज्यादा ही हुई है, 430.80 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 594.20 है। इस वृद्धि को जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है 37.93%। वही बात फिर से, क्या चीज ध्यान रखे तो इस वाली स्लाइड के अंदर एक तो आपको यहाँ पर हमने पहले बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि कितने बैंक राजस्थान में कुल पाए गए 7987, जिसमें से आपको 9 की फिगर उठानी है कि 9 हमारे विदेशी बैंक हैं। बाकी सभी आंकड़े हमारे सामने हैं कि कितने कितने बैंक्स अलग अलग पाए गए हैं। सार्वजनिक बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, उनकी संख्या है। फिर जमा राशियों की बात की। राजस्थान में जब जमा में वृद्धि की बात की गई तो 12.51% डिपॉजिट्स में वृद्धि हुई है। पूरे भारत के लेवल पर यह वृद्धि हुई है 9.78% की। अगली बात, हमने कृषि से जुड़ी हुई सिंचाई सुविधाओं के बारे में बात की है, जिसमें वर्षा का एक रोल रहता है इंपॉर्टेंट। वर्षा की बात करें, उसका आंकड़ा हमारे सामने 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का दिया गया है। वास्तविक वर्षा जो पाई गई वो 594.20 मिलीमीटर। एक्चुअली वर्षा जो कहा गया था कि एक वर्षा, सामान्य वर्षा जो मानी जाती है राजस्थान के अंदर, 430.80। तो ये जो वृद्धि पाई गई है यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि पाई गई है 37, ये वृद्धि पाई गई है 37.93% की, 37.93% की वृद्धि पाई गई है। देखिए, अब कृषि में वृद्धि की बात कर ही रहे हैं तो एक और डाटा पर चलते हैं। ये आपको किस 2 आधारों पर दिया गया है, फिर से आपका स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों पर आ गया है। बता चुकी हूँ आपको स्थिर मूल्य क्या होता है, 2011-12 के आधार पर जो आपके मूल्य निकाले गए हैं। प्रचलित जो आपका करंट में चल रहा है, ये है क्या चीज दिखाई गई है कृषि में वृद्धि। देखिए, 11-12 के आधार पर जब हमने देखा कि कृषि क्षेत्र से जो हमें इनकम हुई है, कृषि क्षेत्र से जो हमारी राजस्थान में वृद्धि हुई है, 11-12 में जो कृषि क्षेत्र से हमें मिला था इनकम, उसकी अगर बात करें वो थी 1.19 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़ 11-12 में। यही सेम डाटा यहाँ पर, क्योंकि 11-12 में 11-12 को ही बेस ईयर लिया गया और 11-12 से ही तुलना की जा रही है। तो 11-12 में जो हमें कृषि क्षेत्र में पाई गई इनकम वो थी
1.19 लाख करोड़। अब बात करते हैं वृद्धि की कि पिछले साल कितनी वृद्धि हुई स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर। स्थिर कीमतों के आधार पर जो वृद्धि नापी गई है वो पाई गई है 2.09 लाख करोड़। 1.19 से 2.09 लाख करोड़ यानी कि वृद्धि पाई गई है 5.24% की, 5.24%। प्रचलित कीमतों पर देखें, करंट प्राइसेस पर, तो ये देखिए 11-12 तो वही रहेगा। चाहे प्रचलित कीमतों पर देखें, चाहे आप ये 2022-23 का डाटा भी अगर पढ़ रहे हैं और तुलना अगर 11-12 से हो रही है तो 11-12 में जो कृषि क्षेत्र में पाई गई थी इनकम वो वही रहेगी। 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर ये 22-23 में हो गई है आपकी 3.79 लाख करोड़ यानी कि वृद्धि पाई गई है 11.11%। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब स्थिर मूल्य की बात की जाती है तो 11-12 के मूल्य कम थे, करंट की बात करेंगे मूल्य ज़्यादा है, तो वृद्धि भी उसी हिसाब से ज़्यादा पाई गई है और हमारा ये शुरू से ही डाटा चला आ रहा है ऑलमोस्ट डबल की फिगर में। तो जब स्थिर मूल्यों पर कीमतें पाई गई 5.24% की, यही कीमतें जब यही आंकड़ा हमने पाया प्रचलित मूल्यों के आधार पर तो ये 11.11 ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही पाया गया है। तो ये आप इस तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। एक स्लाइड में छोटी सी चीज और बताई गई है कि जब सिंचाई सुविधाओं की बात की गई, सिंचाई परियोजनाओं से कुल जो हमारा पाया गया है आंकड़ा, वो सिंचाई परियोजनाओं से हमारी जो कुल सिंचाई हुई है राजस्थान में, उसका सिर्फ आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है कि सिंचाई परियोजनाएं जितनी भी चलाई गई है उनसे होने वाली जो कुल सिंचाई है वो कितनी पाई गई, 39.07 लाख हेक्टेयर। 39.07 लाख हेक्टेयर। ये सिर्फ आपको ये वाला डाटा ध्यान रखना है कि सिंचाई परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई सुविधा राजस्थान में पाई गई, 39.07 लाख हेक्टेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। क्लास में रिपीट कर देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, ये आपकी टेबल रह गई थी। इस टेबल में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, जिसमें से दो चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। फिर हमने बात की थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, जिनका आधार वर्ष जरूर पता होना चाहिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो 3 केंद्र हैं, जिसमें से अलवर को अभी जोड़ा गया है, पिछले साल तक अजमेर था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बैंकिंग की बात की हमने तो कुल राजस्थान में जब बैंक देखे गए 7987, जिसमें से विदेशी बैंक जो आपके पाए गए हैं वो 9 हैं जो ध्यान रखने हैं। जमा राशियों में वृद्धि की बात करें, राजस्थान में 12.51%, जबकि पूरे भारत के लेवल पर यह वृद्धि है 9.78%। कृषि की गतिविधियों में हमने सिर्फ आज बात की है, एक तो आपकी वर्षा से रिलेटेड कि वर्षा की अगर बात करें तो वास्तविक वर्षा जो हुई और जो सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी उसमें जो वृद्धि पाई गई है 33.93% की पाई गई है। और फिर हमने बात की पूरे कृषि क्षेत्र में अगर वृद्धि की बात करें, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ मूल्य अगर बात करें, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य की बात करते हैं। स्थिर मूल्यों के आधार पर जो वृद्धि पाई गई है 5.24%, प्रचलित के आधार पर यह वृद्धि पाई गई है 11.11%। लास्ट में एक बात और कही गई है, सिंचाई सुविधाएं, जो भी सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई राजस्थान में, उनसे जितनी सिंचाई सुविधा हमें मिली वो मिली 39.07 लाख हेक्टेयर की, 39.07 लाख हेक्टेयर। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। अभी तक राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण की 3 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। जो अभी इन क्लासेस से जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले के 2 चैप्टर्स भी देखिएगा। आप अगर बीच से जुड़े हैं आपको पहले के 2 चैप्टर्स भी देखने पड़ेंगे और आगे आने वाले भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार जैसे मैं आपको बोलती हूँ, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ, सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में भी जुड़े रहिएगा। आप बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिएगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स को समझने में, आर्थिक सर्वेक्षण को करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ये मेरी वीडियोस किसी न किसी रूप में हेल्प कर पाए। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप पूरा अपना लव एंड सपोर्ट देंगे। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को लेकर, जिसमें इससे जुड़े हुए और भी चैप्टर्स और भी डाटा के बारे में बात करेंगे। चलिए तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।